हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 विजन की दिलेरी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 तक की हिंदी के पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 15 विजन की दिलेरी हिंदी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है विजन की दिलेरी। मतलब जो विजन की दिलेरी है, विजन की बहादुरी है, उसके बारे में ये कहानी बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का विजन घर से बाहर निकला आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। अब सुबह का समय था, ठीक है। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, देख रहा था। ओहो, 10 वर्ष का विशन घर से बाहर निकल आया था। जो 10 वर्ष का विशन था वो घर से बाहर आया था। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जाता है। मतलब वो इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। मतलब जो कर्नल दत्ता की पत्नी है वो उसकी पढ़ाई में मदद कर देती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बड़े तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज आई। मतलब बिशन अभी पगडंडी से सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा कि कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह कुछ ही दूर चला कि उसे फिर एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब वो कुछ ही दूर थोड़ा सा चला था कि फिर से उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं दो तीन गोलियों के एक साथ ही चली थी। अब इस बार एक नहीं दो तीन गोलियां एक ही साथ चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पक्षी घबरा गए, आसमान से गोल गोल चक्कर काटने लगे। मतलब जो पक्षी हैं वो जब घबरा जाते हैं तो एक ग्रुप में गोल गोल आसमान का चक्कर काटते हैं। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर रह गया। मतलब खड़ा हो गया, मतलब थोड़ा सा सहम कर साहस ले करके थोड़ा सा पेड़ों के आड़ में छिप गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग से साफ दिखाई दे रहे थे। मतलब बिशन जहाँ खड़ा था वो वहीं चुपचाप से खड़ा था। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी एक और गोली चलने की आवाज आई। एक बिशन को गोली चलने की कारण समझ में आ गई। जब फसल पक जाती है मतलब जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। मतलब जब गेहूं के खेतों में दाना जब फसलें पक जाती है तो जो गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाती हैं। अब शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी की तरह बहुत से तीतर मारे थे। मतलब पिछले साल भी शिकारियों ने बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ दिए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिलते हैं, ठीक है। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं शिकारी। फिर बिशन ने सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं शिकारी। वो समझ गया कि शिकारी ही तीतर पर गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। मतलब वो एकदम पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वो चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। मतलब वो उसके पास के पाँव के पास ही सरसराहट हुई जरा सा। मतलब जो है गेहूं की बालियां जो है थोड़ी सी हिली। एक घायल तीतर उसमें उसने देखा जो कि गेहूं की बालियों में बीच में फंसा छटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। मतलब लेकिन फिर घबरा हुआ तीतर क्या हुआ, छिटक कर और खेतों के अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। मतलब उसे पता था कि घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया।
तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, जैसे ही जो बिशन है वो अपना स्वेटर फेंका तो वह जो है तीतर वो फंस गया और बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख ही लग गए हों। वो सीने से चिपका करके जाने लगा था और वो इतना तेज भाग रहा था पहाड़ियों की ओर से, जैसे लग रहा मानो उसके पंख निकल आए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बार। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बार में से होकर निकल सकता था, मतलब बिशन तो वैसे कटीले तारों की बार से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वो दोनों हाथ से तीतर को पकड़ा हुआ था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वो खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, एकदम बहुत तेज आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वो नहीं रुका। वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्ला कर कहा। तब तक बिशन कटीलों तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती ही जा रही थी। मतलब तभी बिशन को क्या हुआ, भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आते जा रही थी। पीछे से आ रहे शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता है। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई देता। बिशन को अब आगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे देता। इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों में आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते में घुटनों के बल चलने लगा। अब खेतों से आगे रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभाल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। मतलब बहुत समझ कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई थी। खरोंचों से खून भी निकलने लगा था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर को जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन इस बात का उसे संतोष था कि अब तक वो तीतर बचाने में कामयाब रहा है। झाड़ी में बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और उसके कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे पे बैठ गया। मतलब ओस भी बहुत ज़्यादा थी और कोने में घास बहुत ज़्यादा थी, उसके कारण वो फिसलन भी था। बिशन थक कर वहीं किनारे बैठ गया था। अभी वो बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वो दौड़ पड़ा। आहट सुना और वो दौड़ने लग गया। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े ही पहुंच गया। मतलब कैसे भी करके वो रुका नहीं और दौड़ते दौड़ते कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था तो उसने तार के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बहुत बड़ी सावधानी के अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। फार्म हाउस में बिल्कुल खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुर्गियां अभी अपने दरबे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता था। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आने। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। वो इधर उधर कहीं देखा कि मैं कहाँ तीतर को छुपाऊं। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबार पड़ा था। मतलब एक शेड के नीचे बहुत सारा कबार पड़ा हुआ था, तो उसी में से एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। मतलब क्या उसने ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रख दिया और स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। मतलब घायल जो तीतर था वो चुपचाप खड़ा था और वो घबराया हुआ था। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए। मतलब
टीचर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर जाना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवान छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिपचा करके बैठ गया, ताकि वह किसी को और को दिखाई ना दे, लेकिन वो स्वयं सब कुछ देख सके। वो ऐसी जगह जहाँ करके बैठ गया, चिमनी के पीछे छुप कर जाके बैठ गया कि उसे कोई देख भी ना सके, लेकिन वो खुद सबको देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का गलीचिन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। उन्हें देख करके कर्नल दत्ता का गलीचिन कुत्ता तो जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वो ना माना। पिछले दोनों पाँवों पर खड़े होकर वो उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए थे। कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? दोनों ने बोला, अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों को शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। तो मतलब तुम हर साल तीतरों को शिकार करते हो? जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी तीतर भी मार लेते कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो जितने सारे जो तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खा जाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वो इधर ही कहीं छुप गया होगा। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कैसे कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तरफ तरफ कर मरने के लिए छोड़ देते हो? जब फसल कटती है तो मरे हुए तीतर ढेर सारे मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल दत्ता उन्हें इस तरह से डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना कहकर ही कहा कि नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं मिलेगा। अब जाते हो कि खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी, आकर इसे देखिए। बहू जी करके वो बुला रहा था, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा है, तो तू है तीतर चुराने वाला लड़का, तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी थी, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वो उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना, मतलब पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस 2-3 दिन बार बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल दत्ता ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता? बाबूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। ठीक है। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो इस कहानी को किसने लिखा है? प्रतिभा नाथ जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन का टॉपिक है,
कहानी से। पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। चौथा क्वेश्चन है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर, शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाएं कि वे शिकारी अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूक मिली है। इतना ही नहीं, वे यह भी साबित करना चाहते थे कि वे इस इलाके में अजनबी नहीं, उन्हें वहाँ का सरपंच माधो सिंह भी अच्छी तरह से जानता था। अब दूसरा क्वेश्चन का उत्तर यह है, घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, अतः उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचने के लिए उसे कटीले तारों की बार में होकर गुजरना पड़ा। उसकी घुटने के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंची उभर आई। खरोंचे से खून भी निकलने लगा था। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी, जिसके कारण माँ से डांट भी खानी पड़ सकती थी। उसे चिमनी के पास छिपना पड़ा। तीतर को बड़ी मुश्किल से एक टोकरी में छिपा सका। और चौथा क्वेश्चन का आंसर है, घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता, फिर उसे छोड़ देता ताकि वह स्वच्छ अपना ही जीवन जी सके। भाषा, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है भाषा की बात। पहला क्वेश्चन है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। ए, सुबह की हल्की धूप में से खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। दूसरा, वो इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। दूसरा क्वेश्चन, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसी शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम को ठीक रूप से छाट कर लिखो। ठीक है, क्या है, मास्टर साहब ने अप्पाराव को डैश पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। ठीक है। दूसरा है, सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है। तीसरा है, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। और चौथा है, मोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि डैश क्या करना चाहिए। विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पूरा करें। वो इतना धीरे चल रहा था मानो। दूसरा है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो। तीसरा है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो। और चौथा, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो। ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, सुबह की हल्की धूप में खेतों में खिल रही थी। दूसरा क्वेश्चन, वो इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, देखो पहला का है, मास्टर साहब ने अप्पाराव को डैश पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। ठीक है। तो देखो पहला वाला में होगा अपने और तुम। मास्टर साहब ने अप्पाराव को अपने पास बुलाकर कहा तुम कल घर आना। ठीक है, यहाँ पे डैश नहीं है, गलती से लिखा गया। ठीक है। और दूसरा है, सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है। तो आंसर है तुम्हारा, सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। तीसरा है, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। तो अपनी आप से। सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। और चौथा है, मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि डैश क्या करना चाहिए। तो आंसर है उसे। मोहन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और पांचवा है, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो। दूसरा है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो। तीसरा है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो। और चौथा है, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो। तो पहला का आंसर है, चींटी चल रही हो। मतलब वो इतने धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही है। और दूसरा, आकाश में दुधिया चादर बिछा हो। मतलब रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में दुधिया चादर बिछा दिया हो।
और तीसरा है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम वहाँ के बसिंदे हो, मतलब वहाँ के रहने वाले हो। और चौथा, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाए उसे, ठीक है, खा जाएगी उसे। तो ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है फसलों के इर्द गिर्द। पहला क्वेश्चन, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र किया गया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी, वहाँ वहाँ सीढ़ीनुमा खेत क्यों की जाती होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यह तो छिड़काव कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर यह कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है। इनसे इनका सेवन करने में क्या हमें भी नुकसान होता होगा, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। दूसरा, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाकों की होगी। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि नहीं होती है, वहाँ पहाड़ों को यथा संभव काट काट कर सीढ़ीनुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ भी पिघल कर फिसल जाता है और खेती बर्बाद नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन में ये क और ख था, ठीक है। तो ख और ख का पहले क्वेश्चन का आंसर है, कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाती है, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती है, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धोकर उन्हें पोंछ लेना चाहिए, जहां तक संभव हो उन्हें छील कर उतार लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है तुम्हारे आसपास। पहला क्वेश्चन है, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों को इस्तेमाल कई कामों के लिए क्यों किया जाता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है बताओ। तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेजपत्ता, केला, सागवान, ठीक है। दूसरा है, कर्नल साहब के कहने पर विशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। पहला क्वेश्चन है, इस बक्से में क्या क्या चीजें होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है तुलसी। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ तथा चाय बनाने में होता है। दूसरा है नीम। नीम फोड़े फुंसी निकालने पर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाया जाता है। पत्तियों को पीसकर घाव पर उसका लेप भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है मीठा नीम। सब्जियों तथा दाल के अधिक जायकेदार बनाने में मीठी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। चौथा है आम। पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग होता है। पांचवा है अमरूद। अमरूद दवा बनाने में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल होता है। छठा है तेज पत्ता। सब्जियों को जायकेदार बनाने में तेज पत्ता का प्रयोग होता है। छठा है केला। केला पूजा पाठ में केले का प्रयोग किया जाता है। और सातवां है सागवान। इनके पत्तों से दोने तथा पत्तल बनाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कर्नल साहब के कहने पर विशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। इस बॉक्स में क्या क्या चीजें होती है, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रुई, डिटॉल, क्रेप, बैंडेड, छोटी कैंची, घाव पर लगाने के लिए मलहम, पट्टी, पुदीन हरा आदि चीजें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आंसर है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगती है, ठीक है। और तीसरा है, तूने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है। उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी खूब होती है, वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाई जाती है ताकि पानी बिना रुकावट बह जाए और बर्फ भी पिघल कर नीचे गिर जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है,
पहाड़ी इलाका। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जुड़े और भी शब्द हो सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तीतर, पहेली एक तरह से होता है तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तीतर का फोटो दिया गया, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। तीसरा क्वेश्चन है, तीतर के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वो क्या खाता है आदि। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो पहाड़ी इलाकों से जुड़े और भी शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तो जैसे पथरीला, चोटी, सीढ़ी नुमा, झाड़ी, टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ी, नदी, बर्फीला पहाड़, संकरा आदि। ठीक है, और तीतर, इसका आंसर 3 तीतर होगा। ठीक है, पहेली है तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। उत्तर है 3 तीतर। मेरे हिसाब से तो 5 तीतर होंगे, लेकिन उत्तर भी 3 तीतर लिखा, तो समझ नहीं आ रहा यार कौन सा बताऊं। आप जो आपको जैसा लगे, क्योंकि सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 0 होगा और किसी का 3 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीतर कम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला एक छोटा पक्षी है। इसका पंख छोटे छोटे होते हैं तथा यह देखने में सुंदर प्रतीत होता है। यह ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है। और चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। चलिए हम लोग एक कहानी है लास्ट में, तो उसे पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। रात भर भिलकते चिघारते रहे, तो ये कहानी छोटा सा, चलिए इसे पढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हाथियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथिनियां बच्चों की रक्षा करती है। मतलब देखो, इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हाथिनियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें दुई कहते हैं। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हाथिनियों बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता, तो वे छोटी छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। और एक बात है, एक टाइम की बात है, 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर 12 कमारा तिनादिया सड़कों के साथ चौरे में चर रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वो माँ का दूध चुगता था, मतलब पीता था अपना दूध माँ का। और आगे है, इस बच्चे ने जंगल की घास पत्तियों को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियाँ, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वो अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। और बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघारा। उसकी चिंगार सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथी के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मतलब शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बुरी तरीके से बच्चे का हाल का बेहाल कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उस पर 12 कमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे हो। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूर से घास का पूला उठाकर चूअर डुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियां न बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध भी नहीं चूक सकता था, दूध भी नहीं पी सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर देती थी, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा था। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मतलब छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर देती थी, पर इस बच्चे का घाव बहुत जानलेवा था। अगले दिन ही उसने दम तोड़ दिया, मतलब वो मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के गए वे हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए थे। सब को घेर कर सारी रात वही खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाते रही, वे चिघारते, रोते और बिलखते रहे। ठीक है, इस कहानी को किसने लिखा? राम बेदी जी ने। ठीक है, रामेश बेदी जी ने लिखा है। ठीक है।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 15 विजन की दिल्ली हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिएगा। मेरा जो चैनल वो ग्रोथ पे है। एक जो वीडियो है द डंकी का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा भाई। एक दिन मैंने देखा तो 800 व्यूज़ था, 800 कुछ व्यूज़ था, और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ 2-4 घंटे पहले तो 960 व्यूज है। ठीक है, तो बहुत आप मतलब क्या बताऊँ, ग्रोथ देने में मेरे को मदद कर रहे हैं, तो थैंक यू। और इसी तरह से अपना प्यार बांटते रहिएगा। चलिए इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर लीजिए, नीचे मिल भी जाता है, उससे भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हर जगह व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, वेलकम दबा दीजिए, टाइम की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।